बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के पाक नाम से वी स्टार्ट द सेशन कॉफ़ी विद सीईओ। ये कॉफ़ी विद सीईओ बेसिकली एक सीईओ क्लब पाकिस्तान का एक छोटी सी सर्विस है टुवर्ड्स सोसाइटी एंड कम्युनिटी एंड स्पेशली फॉर द यूथ। और इसके दो की ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक फर्स्ट इज़ इंस्पिरेशन, कि हम सीईओ से इंस्पायर होते हैं, उनसे उनकी लर्निंग करते हैं, उनकी जो की लर्निंग्स हैं लाइफ की। और सेकेंड है डायरेक्शन, वी सीक डायरेक्शन फॉर द यंग पीपल, ताकि लोग इनसे सीख सकें और नई नस्ल अपनी कर सके, डायरेक्शन सेट कर सके। तो आज की जो हमारी मेहमान शख्सियत है मोहम्मद सलीम शेख साहब है, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है STDC के। STDC बेसिकली सिंध की ट्रांसमिशन एक कंपनी है जिसको ये हेड कर रहे हैं। और ये एक ज़बरदस्त सक्सेस स्टोरी है जिसमें टर्न अराउंड इन्होंने किया। इस कंपनी को कैसे किया है ये इनसे हम पूछते हैं। तो प्लीज़ वेलकम सलीम शेख साहब। सर थैंक यू वेरी मच सर। बिस्मिल्लाह, वेलकम मेजा साहब, बड़ी खुशी हुई आप आए, हमारे लिए ये एजाज़ की बात है। तो आपने सर मेरे लिए बड़ा ऑनर है कि मुझे खुशी हो रही है कि सरकारी डिपार्टमेंट में ऐसा जो ना मुझे इन्वायरमेंट नज़र नहीं आता कि आपने इतनी ट्रांसफॉर्मेशन किया। पहले थोड़ा सा मुझे सलीम शेख साहब अपने बारे में बताएं। आपने माशाल्लाह इंजीनियरिंग किया, कहाँ से किया, फिर आप बाहर गए, फिर वापस आए। तो इन नटशेल अपना थोड़ी सी जर्नी ऑफ सक्सेस बताएं। क्या क्या आपकी ज़िंदगी में जो टर्न अराउंड आए, मुश्किल फैसले किए, इन नटशेल। जैसा मैंने ग्रेजुएशन की मेरान यूनिवर्सिटी जामशोरे से 1990 में। तो उसके बाद सून आई ज्वाइंड KE, उस वक्त KE नहीं, कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन, कराची इलेक्ट्रिक, ठीक। तो आई वाज सर्व्ड ओवर अराउंड 20 ईयर्स। 20 साल सर्व किया। 20 साल मैंने KE में किया। तो फिर वहाँ से सर्व के बाद फिर मैं मूव हो गया कनाडा में। तो फिर कनाडा में कुछ अर्सा मैंने यही ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन इसके रिलेटेड काम किए। उसके बाद फिर काफ़ी कोर्सेज फाइनेंशियल के, मैनेजमेंट्स के, लीडरशिप्स के, वो जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं तो अपने करियर के लिए ये चीज़ें ज़रूरी होती है आगे जाने के लिए, कि बंदा एक्सपीरियंस के साथ अपनी पढ़ाई और स्टडी भी अपनी कंटिन्यू करे, तो ये बहुत सपोर्टिव होती है। तो उसके बाद ये जो STDC है तो ये सिंध ट्रांसमिशन डिस्पैच कंपनी है। आप अच्छा एक सर जो रोक रहा हूँ, हम इनसे पूछते हैं सलीम साहब से कि इन्होंने 20 साल का सफ़र तय करके ये पाकिस्तान में वापस आए और उसके बाद इनको एक अपॉर्चुनिटी मिली STDC को, इन्होंने लीड किया। अब ये इनसे पूछना है कि इन्होंने एक डूबती हुई कंपनी को जो कि ऑलमोस्ट गोइंग टू क्लोज, इन्होंने एक टर्न अराउंड किया। ये टर्न अराउंड इनसे पूछते हैं ये कैसे किया और STD को कहाँ पाया और आगे इस वक्त क्या करंट सिचुएशन है और नेक्स्ट 5 इयर्स में ये STD को कहाँ देखते हैं। हाउ टू यू सर। एजाज साहब, ये जब मैंने ये ज्वाइन किया एज ए CEO लास्ट ईयर, ये 2021 फरवरी में, ठीक है। तो उस वक्त ये हमारे पास खाली एक ही लाइफ लाइन है जो ट्रांसमिशन लाइन की है, जो नूरियाबाद को 100 किलोमीटर की लाइन आती है, जो KE को हम सप्लाई देते हैं और वहीं से हमारा ट्रांसमिशन का रेवेन्यू जनरेट होता है। ठीक है। तो ये जो एग्जिस्टेंस हुई थी वो 2016 में हुई थी। ठीक है। मगर इसके बावजूद 2021 तक कोई नया प्रोजेक्ट नहीं आया। इसमें ये कि हमारा भी कसूर नहीं था, जो मेरे से पहले भी थे, मगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ इस तरह थी कि मुल्क में एक तो पावर की शॉर्टेज है, मगर ये कि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जो गवर्नमेंट को उन्होंने अपलिफ्ट किया पावर सेक्टर में, वो ज़्यादा से ज़्यादा गैस पे किया और फ्यूल पे किया। अब ये इस चीज़ पे सीरियसली अभी भी नहीं आए कि हम अपने जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं, जिस तरह अल्लाह ने हमें विंड दी है और सोलर दिया है, हम उसको यूटिलाइज़ करें और मैक्सिमम हम वहाँ से जनरेशन करें और सस्ती बिजली लोगों को दें। तो ये कंसेप्ट था हमारे जो CM सिंध साहब, मुराद अली शाह साहब है, इन दैट टाइम ही वाज अ मिनिस्टर एंड नाउ ही इज़ अ चीफ मिनिस्टर। तो उसका ये कंसेप्ट था कि एज पर 18th अमेंडमेंट्स, तो प्रोविंस हैज़ राइट टू फॉर्मेट एनी बॉडी, एनी ट्रांसमिशन लाइन या प्रोविंशियल ग्रिड कंपनी, देयर इज़ ऑप्शन इन नेपरा जो हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी है। तो उसमें एनर्जी डिपार्टमेंट में अप्लाई किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये फर्स्ट केस है पाकिस्तान में। अच्छा। जो पहले तो NTDC के थ्रू होता था, जितनी भी मैं आपको समझाऊं कि जो पावर की जनरेशन होती है तो उसको जो लिफ्ट करती है या उसकी जो विलिंग करती है, उसकी जो ट्रांसपोर्ट करती है, वो NTDC करती है। तो NTDC के पास एक तो मुल्की लेवल पे है और उसके पास टाइम बिल्कुल नहीं है। ठीक। अगर कोई हमारे पास इन्वेस्टर आता है, वो बोलता है कि भाई मैं किसी तरीके से जनरेशन करूं या आपको सस्ती बिजली दूं, तो उसकी ट्रांसमिशन और ग्रिड के लिए
एनटीडीसी के पास कोई सॉलिड टाइमलाइन नहीं है कि हम इतने अरसे में कर सकेंगे। और ये आप एक बिज़नेस का रूल है कि किसी भी अगर इन्वेस्टर को आप टाइमलाइन के बगैर काम करेंगे तो उसका आरओआई या फिजिबिलिटी वो आउट हो जाएगी। तो सिंध गवर्नमेंट ने ये लेसन लिया और उसके बाद जो मौजूदा मिनिस्टर है इम्तियाज़ अहमद शेख साहब, इसकी एफर्ट से तो हम नेप्रा में गए प्रोविंशियल ग्रिड कंपनी के लिए। तो प्रोविंशियल ग्रिड कंपनी के लिए हमारे से काफ़ी उसको रजिस्ट भी किया गया, एनटीडीसी की तरफ से मुखालफत भी आई, मगर इसके बावजूद नेप्रा ने ऑनरेबल कोर्ट ने वो हमें परमिशन दे दी कि अभी आप जो है कि ग्रिड स्टेशन पे भी काम कर सकते हैं। तो इस वक्त ट्रांसमिशन और ग्रिड का लेसन ये सिंध फर्स्ट प्रोविंस है जिसको ये लेसन अवार्ड किया हुआ है। अब 2001 से मैंने ज्वाइन किया है, तो अब किसी तरीके से अपनी कंपनी को आगे, जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया था तो उस वक्त फाइनेंशियल पोजीशन बहुत कम थी, डाउन थी, कमज़ोर, क्योंकि हमारे काफ़ी पैसे स्टक थे केई के पास। वो भी समाउ रीज़न वो सिंध में जुलाई 19 से SRB टैक्स आ गया, जिसकी वजह से हमारी इनवाइसिंग जो है कि वो प्रॉपर नहीं हो रही थी, तो ये नेप्रा की कोर्ट में चला गया। तो जब मैं आया वो मसला था खाली 13% सेल टैक्स का कि आइदर कि ये हम माइनस केई से करें या STDC से करें या जो पावर प्रोड्यूसर है उससे करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो आया, मैं इस चीज़ को समझा, क्योंकि बेसिकली आई बिलोंग्स टू बिजनेस कम्युनिटी। मेरे वालिद साहब, मेरे फादर्स या मेरे जो बाकी भाई भी हैं वो सारे डूइंग बिजनेस है, और मेरा अपना भी जो फादर्स का हम बिजनेस में बैठे हैं। हमने पेट्रोलियम का काम है अभी भी, डीलरशिप का या कंस्ट्रक्शन के भी काम में हमें। तो एक बेसिकली अल्लाह ने मुझे उस वक्त एक डिसीजन, जो एक मूवमेंट थी कि मैंने ऑनरेबल कोर्ट को ये कहा कि भाई 13% मेरे अगर 8 मिलियन आउटस्टैंडिंग है केई के पास, और उसमें से अगर आप 13% आप एक बफर अकाउंट में रख दें, बाकी विच ओवर डिसीजन यू हैव मेड, माना कि वो उसको चले जाए, बाकी पैसे मुझे दे दें। तो ये कोर्ट ने डिसीजन कर दिया और मुझे पैसे मिल गए अल्हम्दुलिल्लाह। अब इस वक्त इस पोजीशन में अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरी लाइन है उसकी परफॉर्मेंस में आपको बताऊं कि मुझे नेप्रा ने ईयर में 131 आवर्स की आउटेजेस अलो की है कि अगर इससे ज़्यादा जाऊंगा तो मेरा पेनल्टी होगी या मेरा रेवेन्यू होगा। मगर लास्ट ईयर का मैं आपको रिकॉर्ड दिखाया या मैं आपको दिखाऊंगा कि लास्ट ईयर में 13 घंटे से ज़्यादा का नहीं किया। वाह वाह वाह। और मुझे 2% लाइन लॉसेस अलाउड है, मगर अभी भी मैंने 2% वो लॉसेस कवर नहीं किए। मेरा अभी भी लॉसेस जो है लाइन लॉसेस वो 1.85 पे चल रहे हैं। तो अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह क्वेश्चन है ये, इसलिए कि जो मेरी टीम है टेक्निकल या मेरे जो लोग हैं साइट पे, उसको 24/7 हम उस पर करते हैं। रिसेंटली जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है, अब केई का जो इवेंट CEO है मोहन साहब, वो इस चीज़ को इंडोर्स करता है कि अगर मेरे पास कहीं से सप्लाई आ रही है तो मैं सबसे ज़्यादा रिलाय जो है वो STDC की ट्रांसमिशन लाइन पे करता हूँ, क्योंकि इस पर ट्रिपिंग नहीं होती। जिस तरह बोलते हैं कि सरफराज धोखा नहीं देगा, तो वो कह रहे कि ये लाइन धोखा नहीं देगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ये प्राइवेट सेक्टर है, गवर्नमेंट का हमारे पास शेयर्स हैं 51% का। गवर्नमेंट ने जब ये STDC बनाई थी तो उस वक्त हमें 600 मिलियन जो एक इनिशियल मनी मिली थी, जिसको सीड मनी आप कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिए। बाकी जो हमारा प्रोजेक्ट था उस पर तकरीबन 2 बिलियन समथिंग रुपीज़ खर्च हुए। तो बाकी हमने फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन से उनसे हमने कायबोर प्लस जो होता है वो लिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे टेन्योर में इस वक्त अप टू डेट मेरी इंस्टॉलमेंट क्लियर है माशाअल्लाह। मैंने कहीं पे भी डिफ़ॉल्ट नहीं किया है, मैंने सारे पैसे दिए हैं। और जो गवर्नमेंट सेक्टर के 600 मिलियन उस वक्त मुझे मिले थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मेरे अकाउंट में उससे ज़्यादा है। और इंशाल्लाह इस साल में मेरी उम्मीद है कि जिस तरह मैं चला रहा हूँ या जो आगे की मेरी विज़न है, जो मेरे नेक्स्ट प्रोजेक्ट एक अमरेली स्टील के साथ
100 मेगावाट का साइन हुआ है। अच्छा, वो 100 मेगावाट एजाज साहब वो हाइब्रिड है। हाइब्रिड ये पाकिस्तान में मेरे साथ एंग्रो ने भी 350 मेगावाट का MOU है। एंग्रो भी ये प्लांट लगाने में है, वो भी B2B है। B2B का मकसद ये होता है कि बिजनेस टू बिजनेस, ठीक, इसमें नेप्रा या कोई भी डिस्कोज इन्वॉल्व नहीं होती। ठीक, यानी एक मालिक आया, उसने अपनी जनरेशन की, उसकी ट्रांसमिशन ग्रिड, क्योंकि लाइसेंस ही मैं हूँ, मैंने डाल दी और वो बिजली को अपने प्रॉपर यूज़ के लिए लेके गया, मतलब बल्क सप्लाई के लिए। तो एंग्रो का जो फ्यूचर प्लान है वो 350 मेगावाट का है कि वो हाइब्रिड पे, हाइब्रिड मीन्स अपना सोलर और विंड मिक्स है। यूजुअली ये होता है कि पहले कंसेप्ट ये था कि भाई सोलर लगाए, फिर था विंड लगाए। अब इस चीज़ को मैं सलीस उसमें आपको बयान करता हूँ कि जिस तरह एक बाग होता है, खजूर के दरख्त होते हैं, तो वो उस पर तो 100 दरख्त हैं, मगर नीचे भी हमने उस ज़मीन को यूटिलाइज़ कर दिया, कोई सब्ज़ी उगा ली, कोई वेजिटेबल उगा ली, तो उसी छोटे से पीस में से हम ज़्यादा एफिशिएंसी ले लें, ज़्यादा क्रॉप ले। तो ये फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में ये STDC ने, मैंने ये MOU साइन किया है, और एंग्रो को और अमरेली स्टील को। क्या बात है। तो इनके काम प्रोसेस में है। इंशाल्लाह ये जुलाई अगस्त से ये हम इनकी फाइनेंशियल बिड कॉल कर रहे हैं। वेरी गुड। और इसको इंशाल्लाह ताला हमारा जो टाइम है अमरेली का तो 18 महीने में, बाकी एंग्रो का कुछ ज़मीन का इशू है तो वो 2 साल में हम वो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर देंगे। ये दोनों B2B है, जिसमें इस प्रोविंस के लिए, पाकिस्तान के लिए मेरे अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 7000 जॉब्स जो है कि क्रिएट होगी, इसमें क्रिएट हो जाएंगी। बड़ी बात। तो जो इस वक्त ज़रूरत है, आने का मकसद ये था कि जब अल्लाह आपको किसी जगह पे बिठाए या कहीं पे आपको इज़्ज़त दे और जो आपके हाथ में चीज़ हो तो उसके डिसीजन लो और विल लो। तो ज़बरदस्त। काम करने की जो विल है, तो मेरे वालिद साहब बोलते थे कि बाबा उस काम में हाथ डालो जो आप कर सकते हो, और हर काम आप कर सकते हो मगर इरादा नेक हो। सही कि नीयत अच्छी हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ये कामयाबी दी है। और अपना इस छोटे से अरसे में मैं एजाज भाई आपको बताऊं कि जो कंपनी ये माइनस में जा रही थी, इस वक्त ये 10 महीने का जो मैंने कैलकुलेशन की है, जून में तो अभी 2 महीने बाकी है, अप्रैल तक के मेरी प्रॉफिटेबिलिटी जो है अराउंड 46% आ रही है माशाअल्लाह ROI के ऊपर, जो मैं यकीन के साथ चैलेंज कर सकता हूँ। बड़ी बात कि कोई भी पाकिस्तान में गवर्नमेंट एंटिटी हो नहीं है 46%, तो इसका कोई भी प्रॉफिट आप PSO ले लें, श्री सदरन गैस ले लें, SNPC ले लें, PIA ले लें, या जो भी हो वाट एवर हो, तो इस वक्त ये सिंध गवर्नमेंट का सक्सेसिव प्रोजेक्ट है। और मेरे साथ मेरी टेक्निकल टीम, फाइनेंशियल टीम में उनका भी थैंकफुल हूँ। मैं अपने मिनिस्टर साहब का, CM साहब का, उनकी विजन का भी थैंकफुल हूँ कि वो जो मैं डिसीजन लेता हूँ तो मुझे सपोर्ट होती है। तो अल्लाह ने चाहा तो हमारा जो नेक्स्ट उसका जो फेस है, मैं अब बताऊँ कि जो मेरी विजन है, जैसा मेरी विजन ये है कि इस वक्त हम डिस्कोज में फंसे हुए हैं। कराची है, कराची का कोई भी बंदा चाहे तो मैं कनेक्शन किसी और से लूँ, प्राइवेट पार्टी से लूँ, या जनरेशन कोई करा, वो नहीं ले सकता, क्योंकि यहाँ एक मोनोपोली है KE की। इस तरह हैदराबाद में हिस्को है, सेको है, ISCO है, तो इसके बाहर नहीं जा सकते। मैं इस चीज़ पे वर्क कर रहा हूँ कि ये क्यों ना लोगों के पास ऑप्शन हो कि जिस तरह उनको अगर मोबाइल की सर्विस सही नहीं मिलती तो दूसरी से स्विच ओवर करते हैं, सर्विस बेहतर होती है, कस्टमर सर्विस बेहतर होती है, और दूसरी कंट्रीज़ में भी इस तरह है। तो ये मैं इस चीज़ पे हूँ, जो मैंने गवर्नमेंट ऑफ सिंध को, IBS को एक प्रपोज़ल भी मैं तैयार किया है, ठीक है, कि कोई मुझे इंडस्ट्रियल की ऐसी ज़मीन दो 50-60 हज़ार कोई, जिस पे मैं इन्वेस्टर्स को, जो बिजनेस कम्युनिटी इन्वाइट करूँ, वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी खुद बनाएंगे। उनसे मेरी मीटिंग्स हुई हैं, वो करें कि ये चीज़ भी हम खुद डेवलप करेंगे।
अगर मैं उसको सोलर और विंड गर्म हो जाएगा, ये तो एक्सेस हो जाएगी एनर्जी हमारे पास। एजाज साहब, अल्हम्दुलिल्लाह ये जो सिंध में जो विंड कॉरिडोर है, ये यूँ समझे कि दुनिया का लार्जेस्ट विंड कॉरिडोर है। सही कह रहे हैं। जिसमें 40,000 मेगावाट तक कैपेसिटी है। हम कैपेसिटी है। और अल्लाह ने उसकी विंड तो उसको उस एज पे दी है जिस तरह एक पक्खों के ब्लेड्स होते हैं, एक पक्के के जो ब्लेड्स हैं वो 4 ब्लेड्स हो मगर हवा नहीं आती, मगर 3 हो उसके जो ब्लेड्स के कट्स होते हैं। तो अल्लाह ने इस पूरी पट्टी को इस एज में बनाया है रॉक्स में, तो वो जो हवा आती है वो एजेस में आती है। वाह वाह, तो ये कहीं नहीं मिलेगी। ये नेचुरल अल्लाह ने, ये नेचुरल अल्लाह ने दी है जिसका हम अभी फ़ायदा नहीं उठा रहे। तो इसके बाद मेरा ये है कि मैं आऊँ, हम सिंध एनर्जी डिपार्टमेंट जो है कि डिस्ट्रीब्यूशन का लेसन ले और हम ये डोर टू डोर सप्लाई लेके जाए। डिस्ट्रीब्यूशन सक्सेस मॉडल ये आपके सामने है। वाह वाह, और ये हो सकता है, ये डूएबल है, ये डूएबल, इसमें कोई नहीं है कि नियत चाहिए और नियत थोड़ी सी बस चाहिए, एक फैसला होना चाहिए। फैसला होना चाहिए। तो इंशाल्लाह ये हमारी आगे की प्लानिंग है कि हम इसकी तरफ ये जा तो रहे हैं। और ये मैं देखता हूँ कि जो शेख सलीम साहब जी काम कर रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा रोल मॉडल बनेंगे फॉर द नेक्स्ट और ये जनरेशन पे, क्योंकि इस वक्त नंबर 1 प्रॉब्लम जो है इस मुल्क का एनर्जी है, इकॉनमी के सब बात जो है। अब 2-3 छोटे सवाल पूछता हूँ। इन्होंने कहा कि कामयाबी की बात की, तो मैं ये पूछता हूँ कि कामयाबी इनका क्या डेफिनेशन है, ये सलीम शेख साहब का क्या 3 अल्फाज ऐसे हैं जिसमें ये कामयाबी, ताकि हम इसको फॉलो कर सकें? सर अल्फाज ये सिंपल सा है कि एक बंदे का अगर ज़िंदगी का लाइफ स्टाइल उसका बेहतर हो रहा है, उसकी लाइफ स्टाइल में चेंज आ रही है, आसानियाँ पैदा हो रही हैं, आसानियाँ पैदा हो रही है, तो ये ज़िंदगी की कामयाबी यही कामयाबी। है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि हमें जो चीज़ें हैं उनको हर चीज़ आसान करके देनी है। ठीक है, क्योंकि वो भी टैक्स दे रहा है, गरीब से गरीब भी दे रहा है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उसके पीछे एक आपकी वैल्यू होनी चाहिए और वही चीज़ की आपकी ईमानदारी होनी चाहिए। जब किसी बड़े से बड़ी आदमी को कि कोई चीज़ एक प्रायोरिटी पे मिलती है तो वो चीज़ किसी गरीब को क्यों नहीं मिलती? मतलब जो होते हैं किसी को आसानियाँ बांटने का जो ना जो है असल में कामयाबी है। सर लीडरशिप किसे कहते हैं? क्योंकि किसी भी जो CEO इज़ अ लीडर, लीडरशिप या CEO की क्या 3 खूबियाँ होनी चाहिए जो किसी इदारे को कामयाबी से रन कर सकता है? सर असल चीज़ होती है कि एक लीडरशिप के लिए, उसके लिए तो सबसे बड़ी बात ये है कि प्रॉपर पर्सन प्रॉपर प्लेस। ठीक है, राइट पर्सन एट द राइट प्लेस। राइट प्लेस, एक तो ये होना चाहिए। ठीक है, दूसरा ये कि होना चाहिए उसको डिसीजन होना चाहिए, उन्हीं के किसी कुव्वत चीज़ का फैसला हो, कुव्वत फैसला हो, क्रूशल लेवल पे हो। और अपने स्टाफ या जो अपने सबऑर्डिनेट है, मेरी जो अपनी जो मैं देखता हूँ कि जो मैं काम लेके चला हूँ, तो मेरा बॉस का तल्लुक अपना है, मगर उनके साथ एक हमदर्दाना और एक मेरे दोस्ती का, बाप का, बेटी का, भाई का, वो भी तल्लुक मैंने जोड़ा हुआ है। मैं उनसे ज़्यादा नहीं लेता। मैं उनको बोलता हूँ बेटा 9 बजे आ जाओ, 5 बजे की टाइमिंग है, आप चले जाओ। उसके बाद से आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं है। न उनको मैं ज़्यादा अपने हिसाब से मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चला रहा हूँ। अगर किसी की कोई शादी होती है, किसी की गमी होती है, तो हमारा एक अपना इंटरनल मैंने पूल बनाया हुआ है कि हम उसमें से उसकी बहन है, कोई चीज़ है, उसकी मदद करते हैं। अब जिस तरह लास्ट टाइम हुआ था कि मेडिकल फैसिलिटी तो एम्प्लॉइज़ को है, उसकी बीवी को भी है, उसके माँ बाप को नहीं है। एक केस सामने आया कि इसकी तनख्वाह टोटल 40,000 रुपये, मगर इसके बाप को हार्ट अटैक हुआ। अब क्या उसके लिए 2.5 लाख रुपए की ज़रूरत है। तो फिर हम खुद ही बैठ के, तो ये चीज़ें कि हम खुद किसी और से मांगे, आसानियाँ पैदा की अपने स्टाफ के, तो उसके लिए आसानी पैदा किए। तो सबसे बड़ी बात कि जब आप इस तरीके से चलेंगे तो आप सलीम साहब से हम ये पूछते हैं कि सर जब आप इतना माशाल्लाह मुश्किल डिपार्टमेंट को मैनेज कर रहे हैं, एनर्जी जैसे क्रिटिकल रिसोर्स को, तो स्ट्रेस तो होता है लाइफ के अंदर, और काम का भी स्ट्रेस, मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स का स्ट्रेस, फेडरल गवर्नमेंट है, नेपरा, रेगुलेटर और फिर दूसरे स्टेक होल्डर्स, तो स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हैं? सर यूजुअली मैं आपको बताऊं, स्ट्रेस बंदा वो लेता है कि जो बंदा के पास दलाइल नहीं हो या कोई गलत चीज़ की डिमांड करना चाह रहे हो,
ठीक। मैं ज़्यादातर स्ट्रेस इसलिए भी नहीं लेता क्योंकि मैं अपने काम में मेरे एक डिसीजन होता है और मैं रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से चलता हूँ और मुझे ये यकीन होता है माशाल्लाह। कि इंशाल्लाह आई विल बी सक्सेस। मतलब मैं आगे वाले को इस पे कायल कर लूँगा कि आपकी बात अपनी जगह, मेरी बात अपनी जगह पे, और मेरा जो इरादा होता है तो मैं मदद हमेशा अल्लाह से मांगता हूँ और यही दुआ पढ़ता हूँ कि हिस्बुल्लाह व नेमल वकील, नेमल मौला व नेमल नसीर। तो उस आयत की वजह से अल्लाह ताला मेरे में हिम्मत पैदा करती है। मैं मैं तकरीबन जो है कि अपनी पोस्ट को मैं एंजॉय करता हूँ। सर ये जो चेहरे पे मुस्कुराहट है आपकी, मैं अक्सर देखता हूँ सीईओस बड़े, उनके जो चेहरे होते हैं ना सीईओस के ज़्यादातर बड़े टफ होते हैं, यानी कि वो मुस्कुराना ही छोड़ देते हैं, बल्कि उनको मैं कहता हूँ ये दे हैव कॉन्स्टिपेशन आई थी, उनकी स्माइल ही नहीं हो पाती। सर व्हाट इज़ योर सीक्रेट ऑफ स्माइल, या आपके चेहरे पे मुस्कुराहट का राज क्या है? सर मुस्कुराहट का राज यही है कि खुश रहा करो और जो भी है शुक्र अदा करो। जब आप जो होता है उसमें अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे तो आप खुश रहेंगे। बाकी आप देखेंगे कि मैं यहाँ से यहाँ जम मारूँ, ये करूँ, शॉर्टकट खेलूँ, सही, तो ये तो विशेज़ और ये ग्रीड, ये चीज़ें तो ख़त्म होनी नहीं हो सकती। तो जो अल्लाह ने दिया है उस टाइम को, उस पल को एंजॉय करो। वाह वाह। तो सर आप बताइए, हम सलीम साहब से पूछते हैं कि ये खुद माशाल्लाह एक इतने बड़े दायरे को लीड कर रहे हैं, तो ये रोल मॉडल इनका कौन सा है, ये आपकी क्या सर जी, हु इज़ योर रोल मॉडल जिससे आप इंस्पिरेशन लेते हैं? सर रोल मॉडल तो नॉर्मली अगर रिलीजियसली हम देखें तो अल्लाह के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत है, लाइफ ऑफ प्रॉफिट है, फिर हमारे खुलफाए राशिदीन आते हैं, उसके बाद बहुत सारे, मगर 2-3 ऐसे रोल मॉडल मगर ये जिनसे आपने सीखा जो बिजनेस कम्युनिटी में, वो मैं कोई ज़्यादा बड़े नाम नहीं लूँगा कि मैं बिल गेट्स का नाम लूँ या माइक्रोसॉफ्ट उसका लूँ। जो मेरे करीब करीब लोग हैं जिनको मैंने देखा है कि वो अपना निचले से शुरू हुए हैं, वो एक जॉब 15,000 से शुरू हुए और बिज़नेस में आए, आज वो बिलियनर्स हैं। उसमें ये अफीफ ग्रुप का राशिद सिद्दीकी साहब हैं, फरुख मज़हर साहब हैं, ऐसे मुनीर साहब हैं, जिन्होंने इस पाकिस्तान में रहते हुए, हालांकि इनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली थी बाहर की, और मगर यहाँ पे लायकों ने और काम कर रहे हैं और टैक्स भी दे रहे हैं, अल्लाह ने उनको इज़्ज़त भी दी है। तो ये बहुत सारे हैं और तो बहुत सारे नाम हैं। क्या बात है सर। एक जाते जाते एक सवाल पूछ लेते हैं कि सीईओ का सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि उसने अपने दफ्तर और घर को बैलेंस करना होता है, फैमिली और वर्क को, तो आप जस्टिफाई करते हैं, आप फैमिली को भी टाइम दे पाते हैं और काम को, ये ज़रा इसमें कई सीईओज़ के नंबर कम हो जाते हैं। एजाज भाई मैं बैलेंस्ड आदमी हूँ लाइफ में, माशाल्लाह बैलेंस्ड आदमी हूँ। मेरी थ्रू लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह ये रही है कि मैं टाइम पे ऑफिस आ जाता हूँ, माशाल्लाह, जो टाइम चाहूँ तो रात को 9 बजे तक भी काम हो तो बैठे रहते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि वो काम जो 5 घंटे का वो 1 घंटे में करूँ। वेरी गुड। पूरे स्टाफ को मैंने बोला है कि अगर काम नहीं है, कोई ईयरली कोई 2 या 3 दिन होंगे कि मैंने बैठा लिया हो, वरना बोलूँगा कि वक्त की टाइमिंग से पहले आप चले जाओ, बिजली की भी बचत करो। घर जाता हूँ, आधा पौना घंटा आराम करता हूँ, नैप लेता हूँ, उसके बाद में जिम करता हूँ। मैं बैडमिंटन का, मेन सिंगल का, डीएसए क्लब का 8 साल से टाइटल होल्डर भी हूँ। क्या बात। अभी इस वक्त वेटरन्स का जो टाइटल है वो भी मेरे पास है लास्ट ईयर का। ये आपकी स्मार्टनेस का राज है। तो वहाँ पे भी टाइम देता हूँ और यूजुअली फैमिली के साथ रहता हूँ। मैं फैमिली वाला बंदा हूँ। क्या बात। सर मुझे बताएं, लास्ट सवाल इनसे पूछते हैं, इस वक्त बहुत ज़्यादा जॉबलेसनेस है और होपलेसनेस है, ये कोविड के बाद कुछ चीज़ें बेहतर हुई हैं लेकिन बेरोज़गारी बहुत बढ़ी है, नौजवान नस्ल के लिए क्या मैसेज है सर? सर नौजवान नस्ल के लिए मैं आपको बताऊं, मैं तो यहाँ बैठा हुआ हूँ एजाज साहब, यहाँ ये पोज है कि आप बिलीव करें कि डेली मुझे 20 फ़ोन आते हैं मेरे पास। सिंपल जूनियर ऑफिसर की अगर कोई सीट खाली होती है तो मैं आपको सीवी दिखाऊं, वो पीएचडी होल्डर और मास्टर्स वाले वो अप्लाई करते हैं। सैलरी है उनकी इनिशियली 40,000 45,000 रुपये। मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर कोई बंदा पढ़ रहा है तो वो ये क्यों सोच रहा है कि मुझे नौकरी करनी है? सही क्या भाई, आप नौकरी नहीं करो। जब एक पान की दुकान वाला खोखा लगा के वो 1 लाख रुपया महीना कमा रहा है, 1 लाख रुपया लगा के 1 लाख रुपया महीना कमा रहा है, 100% रिटर्न कर रहा है 1 महीने में,
तो हमारे नौजवानों को बजाय या तो किसी फील्ड में स्पेशलाइजेशन हो उनकी, उस रिलेशन में आ जाएं, उस आईटी का कोई एक्सपर्टीज़ हो जिसमें आ जाएं। अगर वो देख रहे हैं कि नहीं इस वक्त अगर एक बंदा हो उसको 50,000 की या 1 लाख की जॉब मिले तो अपनी बीवी बच्चे और 2 बच्चों को नहीं पाल सकता, वो तो बिजली के बिल में पूरा हो जाएगा। ठीक है। तो कोशिश ये है कि नौजवानों को बजाय नौकरी के कि हम गवर्नमेंट सेक्टर में जाएं, इससे ये अच्छा है कि वो बिज़नेस की तरफ जाएं, कोई अपने वेंचर की तरफ जाएं, कोई अपनी क्रिएशन ले आएं, तो उस पे ज़्यादा तवज्जो दे तो उसकी वजह से वो खुद भी रोज़गार से लग जाएगा और उसकी वजह से और भी रोज़गार से लग जाएंगे। अब जिस तरह मैं आपको बताऊं कि मेरा बेटा है, ही डिड MBA फ्रॉम IBA यूनिवर्सिटी, तो मुझे बुलाया जा साहब कि पापा मैं जॉब करूँगा। तो मैंने बोला बेटा जॉब करोगे तो कितनी सैलरी होगी? बोला मेरा बैचमेट है वो उसकी 1,30,000 रुपये की सैलरी। मैंने बोला 1,30,000 की सैलरी हो, तुम सुबह 9 बजे जाओगे और वापसी का कोई पता नहीं है। तो ये तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब का हम पीछे बिज़नेस सपोर्ट थे तो हम इधर आ गए, तो क्या कर लोगे? तो उसने बोला नहीं पापा आप इस जगह बैठे हो तो आप मुझे कहीं भी लगा सकते हो, मैं 17 ग्रेड की नौकरी कर सकता हूँ, किसी भी मिनिस्टर को बोल देंगे, किसी भी पॉलिटिकल। मैंने बोला बेटा बात सुन, आप अपना काम कर, आप अपनी 25 लाख रुपए की 20 की गाड़ी लिए, ये गाड़ी बेच, 20 मैं तुझे देता हूँ और कोई ज़हन लड़ा कुछ काम करके देखा। तो एजाज साहब उसने 20 लाख की गाड़ी बेची और जो उसको मैंने दी थी और 20 मैंने उसको करके दिए। उसने जिम खोला, अच्छा। वो इस वक्त कराची का बेहतरीन जिम में आता है। वो आज बोलता है पापा मैं जो सोच रहा था उससे 3-4 गुना ज़्यादा कमा रहा हूँ। ये उसकी स्टार्ट एक एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट है। अभी मुझे कह रहा है कि पापा मैं और जगह भी करूँगा, उसकी ब्रांचें बनानी है, मैं ये भी करूँगा। तो आज मुझे बोलता है कि पापा आप सही कह रहे थे। माशाअल्लाह। मैंने बोला बेटा जाओ, या तो मेरिट पे जाओ, अपने आप सिफारिश पे जाओगे, घर नहीं बड़ी खूबसूरत आप अपना काम करो। सर आखिरी जुमला बोलते बोलते कोई अच्छी सी कोटेशन, कोई अदब, कोई फैज़, कोई गालिब, इकबाल का कोई शेर, कोई दिल के पास हो, कोई अक्सर आप लिख कर जो आपको मोटिवेट करता हो, या जो आपको कोई ऐसा गीत हो जो आपको पसंद हो, उसके बोल दें, हालांकि ना भी तरन्नुम से बोले, सिंपल बोल दें। क्लोजिंग में चाह रहा हूँ खूबसूरत सी किसी मोटिवेशनल लाइन पे हो। गुलामी में न काम आती है, इधर देख के, गुलामी में न काम आती है तकदीरें न तदबीरें, अगर है वो ज़ौक़ यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। सुभान अल्लाह। ये अपना बहुत मज़ा आया। ये सलीम शेख साहब बड़ी मुनफरिद शख्सियत हैं और एक मैं इनके लिए शेर बोलता हूँ जो कि मेरा मिशन स्टेटमेंट भी है कि ये जी अपनी दुनिया आप पैदा करिए, इनके लिए है अपनी दुनिया आप पैदा कर घर जिंदों में है, सिर आदम है ज़मीरे कुन फ़ुका है ज़िंदगी, और जिंदगानी हकीकत को कन के दिल से पूछ, जुए शेर तेशव संगे गरा है ज़िंदगी। इकबाल कहते हैं अगर तू अपर हिम्मत करे तो कौन फया कौन भी तुझे अल्लाह ताला कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, डेलीगेट कर सकते हैं। तो ऐसी जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं जो अदारों के टर्न अराउंड है, पाकिस्तान को भी ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो पाकिस्तान को टर्न अराउंड कर सकें। जो पाकिस्तान के मुश्किल मसाइल हैं, चंद ऐसे बंदे मिल जाएँ तो ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरहेज़ है। साकी इस टॉक को आप CEO टुडे के TV पे CEO की जो 100 CEOs की किताब आई, इनका प्रोफाइल बिल्कुल पढ़ेंगे जो अगस्त में लॉन्च हो रही है इंशाल्लाह। तो स्टे विद अस। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर।